हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे अमेरिकी वर्चस्व समकालीन विश्व में। समकालीन विश्व का अर्थ होता है आज के विश्व में अमेरिकी वर्चस्व कैसा है। जब हम वर्चस्व की बात करते हैं इसका अर्थ ये होता है कि किसी एक तक का दबदबा, किसी एक देश का दबदबा विश्व में कैसा रहता है। तो पहली हेडिंग तो किसी काम की नहीं है, मैं आपको आज बस इंट्रोडक्शन दूंगी, धीरे धीरे मैं इसको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दूंगी। तो पहली बात ये करते हैं, जब वर्चस्व की हम बात करते हैं इसका अर्थ ये है कि कोई एक ऐसा देश होगा जिसका कोई भी ऐसी देश ही मान लेते हैं, कोई भी ऐसी सरकार होगी जिसका कि अधिकतर चीज़ों पे होगा। लेकिन जब हम अमेरिका की बात करते हैं, उसके वर्चस्व की बात करते हैं, इसका अर्थ ये होगा कि उसकी जैसी जो विचारधारा है, उसकी संस्कृति है, उसकी राजनीति है, वो सभी देश अपना रहे हैं। तो यह आपके चाहकर भी हो सकता है, या बिना चाहे भी हो सकता है। पहली बात यह है कि अमेरिका के साथ ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने देखा कि दो महाशक्ति हमारी उभर कर आ रही थी, उनमें से एक अमेरिका ख़त्म हो जाता है, सॉरी यूएसएसआर ख़त्म हो जाता है और अमेरिका बचता है। और यही रीज़न था कि अमेरिका एक ताकतवर देश के रूप में बढ़ता है। तो पहले हम कहानी शुरू करते हैं 1990 की। 1990 में क्या हुआ था, इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया था, और वो हमला काफ़ी तेज़ी से किया जाता है, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि हम जो है कुवैत को मुक्त कराना चाहते हैं। इराक ने कुवैत पर हमला किया था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि हमें कुवैत को छुड़ाना है, उसको आज़ाद करना है। तो इस पर क्या किया गया, अमेरिकी राष्ट्रपति उस टाइम पे जॉर्ज बुश थे, 1990 की बात की जा रही है, जिसमें उन्होंने क्या करा, इसको ख़त्म किया और इराक को आज़ादी दिलाई है, या उसको इससे मुक्त कराया। तो इसी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे कहा कि ये नई विश्व व्यवस्था है। इसी को अमेरिकी राष्ट्रपति ने नाम दिया नई विश्व व्यवस्था, और इसी को जो है प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहा जाता है, और इसी को संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का नाम दिया है। इसके बाद बात करते हैं, तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि प्रथम खाड़ी युद्ध जो होता है उससे हमें ये पता चलता है कि सैन्य शक्ति के रूप में अमेरिका ने बहुत अच्छा काम किया। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इसको देख के कि अमेरिका के पास सैन्य रूप से बहुत क्षमता है। यहाँ पर दूसरी चीज़ हमने ये देखी कि स्मार्ट बमों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें टेक्नोलॉजी बहुत हाईटेक लगती है। इसी वजह से इसे कंप्यूटर युद्ध भी बोला जाता है। और ये हमने 1990 के दशक में हमने दूसरी चीज़ ये भी देखी कि इस टाइम पे जो है लोग इसको टीवी पर बहुत ज़्यादा देख रहे थे। टीवी पर देखने की वजह से इस युद्ध को जो है वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि वीडियो गेम वॉर किसे कहा गया, या फिर प्रथम खाड़ी युद्ध क्या था, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम 9/11 के। हम अमेरिका के बारे में आज क्योंकि पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसी का वर्चस्व विश्व में, तो हम उसकी बात करेंगे। तो 9/11 की घटना की बात करते हैं। घटना है 11 सितंबर 2001 की, जिसमें 19 अपहरणकर्ता का मतलब हुआ कि आप कह सकते हैं एक तरीके से आतंकवादी विमान पर कब्जा कर लेते हैं, और उनका ये पर्पज़ था कि वो वहाँ की इंपॉर्टेंट जो बिल्डिंग्स है उसको उड़ा देंगे। जिसमें से 2 फ्लाइट्स या फिर विमानों को वो क्या करते हैं, न्यूयॉर्क में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उसके उत्तरी और दक्षिणी टावर को जो है उसे टकरा देते हैं, जिससे एक हानि होती है, एक बड़ी हानि होती है अमेरिका को ऑफकोर्स। तीसरा जो विमान था उसको वर्जीनिया के पेंटागन से टकराया गया, और जो चौथा विमान था, कोशिश तो ये थी कि कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, वो पेंसिल्वेनिया के खेतों में गिर गया जस्ट। तो इसी घटना को जो है पूरा 9/11 की घटना का नाम दिया जाता है। इसके बाद क्या हुआ, हमने ये देखा कि अमेरिका इसके ऊपर काम करना शुरू करता है। काम करने से अर्थ हुआ कि वो इसके बदले की बात सोचता है कि हमें इनसे जो संबंधित लोग हैं जिन्होंने इसको अंजाम दिया उसे हमें पकड़ना है। और इसी वजह से जो है उन्होंने ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम चलाया। ये नाम पूछा जाता है कि ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम क्या था, क्या आपको पता होना चाहिए कि क्या था। अमेरिका के द्वारा ही चला जाता है। तो इसमें हुआ ये कि 9/11 की घटना के दौरान जिस पर अमेरिका को शक था, जिसे मेनली तालिबान और अलकायदा के लोगों पर ही उन्हें शक था, उसके ऊपर वो हमला करते हैं। उनके लोगों को पकड़ लिया जाता है, और उनके लोगों को जो है ऐसी जगह पर रखा जाता है जहाँ पर अधिकतर लोग ना पहुँच सके, और यूएन तक के लोगों को उनसे मिलने नहीं दिया जाता है। मतलब कह सकते हैं कि नॉर्मल जो ह्यूमन राइट्स वॉलेशन है वो किया जाता है उसका वहाँ पे, लेकिन उसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं कर सकता कि कहीं ना कहीं अमेरिका का वर्चस्व। और ये जो हमले हुए या फिर लोगों को गिरफ्तारी की गई, ये दूसरे देशों में जाके की जाती थी, और वहाँ की सरकारों को भी इसके बारे में काफ़ी बार नहीं पता होता था। यहाँ का ये था। उसके नेक्स्ट हम बात करते हैं इराक पर आक्रमण के, जिसके थ्रू हमें पता चला कि अमेरिका का वर्चस्व किस तरीके से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो ये जो था ऑपरेशन, इसे नाम दिया जाता है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। यहाँ पर क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पर कह दिया कि हमें कोई हमले की भी ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी जो है हम ये देखते हैं कि अमेरिका उस पर हमला करता है। तो प्रश्न ये उठता है कि फिर जब यूएन ऑलरेडी मना कर चुका है कि कोई हमला नहीं करना है, तो अमेरिका इस पर हमला कर क्यों रहा है। इससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका वहाँ के तेल भंडार की बात कर रहा है और उस पर वो अपना नियंत्रण चाहता है, इसीलिए उसने इराक पर हमला किया बिना किसी पर्पज़ के। लेकिन अमेरिका ने ये कहा कि वहाँ पर जो है आर्म्स का बहुत गलत इस्तेमाल हमने देखा, इसलिए हमने वहाँ पर हमला किया।
नेक्स्ट हम बात करते हैं हेजेमनी की। हेजेमनी का अर्थ होता है कि वर्चस्व ही कह सकते हैं, जो आपका सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से हो सकता है। इसका अर्थ ये होगा कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, अम, कोई कार्य कर रहे हैं और वो कार्य आप नोइंगली या अननोइंगली किसी के प्रभाव में करें, चाहते हुए ना भी चाहते हुए किसी के प्रभाव में करें, तो इसी को जो है आप एक तरीके से हेजेमनी कह सकते हैं। और अगर हम अभी की बात करें वर्तमान समय की, तो अमेरिका की जो सैन्य शक्ति है वो इंडिया से काफ़ी आगे, इंडिया से केवल किसी भी देश में सबसे ऊपर जो है इसी अमेरिका का है। अगर हम उसकी टेक्नोलॉजी की बात करेंगे अमेरिका की, तो वो भी सबसे आगे है। सुरक्षा बजट में अमेरिका सबसे ज़्यादा खर्च करता है, और यही सब कारणों की वजह से हम देखते हैं कि अमेरिका जो है वो बाकी विश्व की तुलना में काफ़ी ताकतवर विश्व है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, जब हम वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि कोई भी चीज़ हो वो वैश्विक है, सबके लिए है। आप किसी एक सरकार या किसी एक बाउंड्री में नहीं विभाजित कर सकते। जैसे कि इसका एग्जांपल दे सकता है इंटरनेट हो गया या फिर समुद्री मार्ग हो गए, जो कोई एक देश दावा नहीं कर सकता कि हमारा एरिया, इस पर हम टैक्स लेंगे, वो सभी का है। तो उसको इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम देखें तो विश्व बैंक हो गए या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गए या फिर विश्व व्यापार संगठन हो गए, यहाँ पर भी अमेरिका का वर्चस्व या उनका प्रभाव दिखता है, क्योंकि अमेरिका इसमें काफ़ी इन्वेस्ट करता है अपनी एनर्जी, अपने पैसा, एक तरीके से। उसके दूसरी चीज़ें देखिए तो अमेरिका का प्रभाव हम दूसरे देशों में देख सकते हैं किस तरीके से। यहाँ के परिधान हो गए, यहाँ की वेशभूषा हो गई, यहाँ का खान पान सभी देशों के द्वारा अपनाया जाता है, जिससे ऐसा लगता है कि अमेरिका का प्रभाव जो है पूरे विश्व में बढ़ रहा है। इसके साथ ही साथ हम दूसरी चीज़ें ये देखते हैं कि अमेरिका के साथ इंडिया के संबंध कैसे हैं। जब हम संबंधों की बात करते हैं, इंडिया के संबंध जो है किसी भी देश के साथ ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे रहे हैं या फिर बहुत बुरे रहे हैं, बिल्कुल न्यूट्रल रहा है इंडिया हमेशा। इंडिया ने हमेशा ऐसी कोशिश करी है कि ना तो वो किसी का एनिमी बने और ना ही वो किसी का बहुत अच्छा दोस्त बने। तो इसी क्रम में जब हम बात करते हैं, तो इंडिया के संबंध अमेरिका से बहुत नॉर्मल रहे हैं। का ऐसा बहुत कम ही हुआ है कि इन दोनों के बीच कटुतापूर्ण व्यवस्था पाई गई हो। और अमेरिका ने भी इंडिया के साथ जो है सपोर्ट के साथ काफ़ी सारे काम किए, काफ़ी सारे हमारे व्यापार संधियाँ होती हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती है जो अमेरिका के साथ हमारा किया जाता है। अब उसके अलावा हम एक धरातल की बात करें कि हमें क्या क्या चेंजेस दिखते हैं, तो हम चेंजेस की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब सॉफ्टवेयर कंपनीज़ की बात आती है, सॉफ्टवेयर में एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, तो अधिकतर वहाँ पे इंडियंस ही काम करते हैं। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन नज़र आता है। या फिर अगर हम देखते हैं तो वहाँ की इंडिया में बाइक्स बिकती है, बुलेट्स बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ से बिकती हैं। उसके अलावा हम बात करें कि बोइंग के 35% तकनीकी कर्मचारी जो भारतीय मूल के हैं। सिलिकॉन वैली जो अमेरिका में मौजूद है, वहाँ पे लगभग 3 लाख भारतीय रहते हैं। उसके अलावा जितनी भी हाईटेक टेक्नोलॉजीज जो कंपनीज़ हैं, वहाँ पे लगभग 15% के अराउंड जो है इंडियंस ही काम करते हैं। तो यहाँ पे संबंधों को सुधारने की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अमेरिका से हमने बहुत सारी चीज़ों का भी व्यापार किया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बाइक का एग्जांपल दे दिया। उसके साथ ही साथ हम बात करें कि कुछ विद्वान ये कहते हैं कि अमेरिका के साथ संबंध जो हमारे बहुत अच्छे होने चाहिए और हमें उनके साथ जुड़ जाना चाहिए। कुछ विद्वान ऑफकोर्स इसके अपोजिट कहेंगे नहीं, हमें किसी एक देश के साथ जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें सभी देशों के साथ बना कर रखनी चाहिए। और कुछ विद्वानों का ये मानना है कि हमें न्यूट्रल की तरफ बढ़ना चाहिए, मतलब हम ना तो इधर हों और ना ही वहाँ इस साइड हो किसी एक देश को सपोर्ट करते हुए। अमेरिका सैन्य शक्ति की बात करें तो इसका ऑफकोर्स कोई जोड़ नहीं है, कोई इसका कंपेयर कर ही नहीं सकता है। इवन भारत, चीन और रशिया जैसे जो बड़े बड़े देश हैं, वो भी जो है अमेरिका को के वर्चस्व की चुनौती नहीं दे सकते हैं, वो बहुत बड़ी मात्रा में हो गया। हाँ, ये एक साथ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका ये कोशिश करता है कि ये सभी जो है एक साथ ना मिले और इनमें कहीं ना कहीं एक जो है मतभेद बना रहे। तो यही है पूरा आपका ये चैप्टर, ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है। अच्छा, अब आप ये बताएंगे कि बताइए अभी जो है तत्कालीन रूप में अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कौन है। इसका आंसर जो है आप कमेंट में मैसेज करेंगे। बाकी ये चैप्टर मैं आपको और कंप्लीट कराऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड ट्राई टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय।